नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल के प्रमुख कवियों को देख रहे हैं, जो कि रीतिकाल के प्रकरण 2 के अंतर्गत सभी प्रमुख कवि हैं। इनमें हम परीक्षा में आने वाले प्रमुख कवियों को ही देखेंगे। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस क्रम में आज के कवि हैं कवि बिहारी लाल। बिहारी लाल रीति काल के कैसे प्रमुख कवि हैं, जो कि हर परीक्षा में अपना स्थान बनाते ही हैं। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानतः यह संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय शाह अर्थात महाराज जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुँचे, उस समय महाराजा अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतना लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों से बाहर नहीं निकलते थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने एक दोहा किसी प्रकार महाराजा के पास भीतर भिजवाया, जो कि हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और इसमें समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने कहा तो कुछ और है, लेकिन इशारे इशारे में उन्होंने अपनी जो मुख्य बात है वो कह दिया है। समझने वाले समझ गए, अर्थात महाराजा जय सिंह बिहारी लाल का इशारा समझ के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चले। दोहा इस प्रकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियों, आगे कौन हवाल। इस दोहे के माध्यम से कवि ने बताया कि जो अली अर्थात जो अली यानी कि महाराजा जय सिंह की तरफ वो इशारा करते हुए कहते हैं कि जो अभी कली अर्थात जो नवोढ़ा रानी है, उसके प्रेम में जो राजा हैं वो भौरे के समान पढ़कर अपने सभी राजकार्य को भूल गए हैं। अगर वो उनसे इसी तरह बंधे रहेंगे तो आगे चलकर क्या होगा। इस दोहे का अभिप्राय समझकर जय सिंह अपने प्रेम पाश के मुंह से बाहर निकल आए। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक अशर्फी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने, जो संग्रहित होकर बिहारी सत्सई के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सत्सई जिस किसी भी रचना के पीछे लगी हुई, उसमें आपको यह समझ जाना चाहिए कि इसमें कुल 700 दोहे होंगे। इसीलिए उस रचना का नाम बिहारी सत्सई है। जैसे कवि वृंद ने लिखा है यमक सत्सई, बिहारी का है बिहारी सत्सई, अर्थात उसमें 700 दोहों का संकलन है। वैसे तो आगे चलकर यह भी एक विवाद का प्रमुख कारण बना कि उसमें 713 दोहे हैं कि 709 दोहे हैं। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ, उतना और किसी भी रचना का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इसकी 50 टीकाएँ रची गई हैं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें कि अब आचार्य शुक्ल बताते हैं। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्वों में है, हरि प्रकाश की टीका, लल्लू लाल जी की टीका जो कि लाल चंद्रिका के नाम से है, सरदार कवि की टीका और सूरती मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पय, कुंडलियाँ, सवैया आदि कई कवियों ने रची। पठान सुल्तान की कुंडलियाँ इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं पर अधूरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में, ये ध्यान देने वाली बात है, पूछ लिया जाता है कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी सत्सई पे कौन सी टीका लिखी, अर्थात किस नाम से प्रसिद्ध है वह टीका, तो वह टीका बिहारी बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद, जो उनका उपनाम प्रीतम था, उन्होंने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक कवि और ब्रजकाल के जो कवि हैं उनके बीच की कड़ी में शामिल होते हैं। वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी ब्रज भाषा में लिखा है और वह आधुनिक
भाषा में भी अर्थात खड़ी बोली में भी लिखने वाले कवि रहे हैं। जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ इस प्रकार संपादित नहीं हो सका है। बिहारी ने ससई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण अर्थात संख्या के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। अब देखिए, हिंदी साहित्य का सबसे प्रचलित बिहारी लाल से संबंधित कोटेशन आचार्य शुक्ल का, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य उसका चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह कोटेशन भी कई परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सत सैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियाँ देखिए। आचार्य शुक्ल ने कुछ पद्यों का संकलन किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करें भौहनी हंसें दैन कहें नटी जाए। नासा मोरी नचाई दृग करी कका की सौह, कांटे सी कसकै ये गड़ी कटीली भौह। ललन चलन सुनी पलन में असुआ झलकाए आई, भई लखाई न सखिन नहु झूठे ही जमुहाई। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरह ताप, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ रूप में भी हो गई है। जैसे उन्होंने कुछ दोहे दिए हैं। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। छाले परिवय के डरन सकै न हाथ छुआई, झिझकती हिय गुलाब कै झवा झवावती पाई। इत आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरी सी रहे लगी उसासन सास। बताइए, यह अतिशयोक्तियों की भरमार है उनके दोहों में। सी से जतननि शिशिर ऋतु, सिहि बिरहि तन ताप, बसिबै को ग्रीष्म दिनन पर्यो परोसिनी पाप। आड़े दे आलय वसन, जाड़े हूँ की राती, साहस कै नेह बस, सखी सबे ढिग जात। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ी ही पाठक की सहायता करती है और उसे पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं, पर यहाँ दो एक उदाहरण पर्याप्त हो गए। ढीढ़ी परोसिनी ईठ वह गहे जो गहे सयान, सबे संदेशे कही कहियो मुस्कुराहट मेहमान। नए बिरह बढ़ती बिथा खरी बिकल जियबाल, बिलखी देखी परोसिन्यो हर्षि हंसी ती काल। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। अर्थात उनके बारे में पहले से ही प्रसिद्ध हुआ कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। लेकिन जहाँ कहीं अगर हम उसमें देखें तो थोड़ी सी साहित्य की नज़र से जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट कहीं कहीं नहीं हो पाए हैं।
वैसे तो बिहारी लाल पे यह भी आक्षेप लगा है कि वह सामंतवादी कवि रहे हैं और उन्होंने ग्रामीणों से नफरत की, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी लिखा है कि वह एकमात्र ऐसे हिंदी के कवि हैं जो कि ग्रामीणों से कहीं ना कहीं नफरत सी करते थे। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने ज़ोर शोर से न चल गई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता। अलंकारों की याचना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं, पर उनके कारण भी कहीं भद्दापन नहीं आया। इनकी कुशलता है और संगति और विरोधाभास की यह मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी अनूठी हैं। दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति तंत्रिनाद कवित्र सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरेज बूढ़े सब अंग। दो एक जगह व्यंग अलंकार भी बहुत अच्छे ढंग से आए हैं। इन दोहों में उनके व्यंग अलंकार की जो छटा है वह देखने को मिली है। करे चाह सो चूट की खरें उड़ाहूँ मैन लाज नवाए तरफरत करत खूंद सी नैन। श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शनी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में भी कैसी गंभीर तन्मयता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन वह जात अजौ वह वा जमुना के तीर। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें बहुत सी नीति संबंधनी है। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र या शब्द वैचित्र भी प्रधान रहता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बिहारी लाल ने कुछ नीति संबंधी भी सूक्तियों की रचना की है। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुना दीपक देह तऊ प्रकाश करे तितो भरियो जितय स्नेह कनक कनक ते सगुनी मादकता अधि खाए वह खाए बौराए नरी यह पाए बौराए तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। दोनों में आप समझ पा रहे होंगे कि यमक अलंकार की बहुत सुंदर छटा दिखाई गई है। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बिहारी के जो दोहे हैं वो उन पर किस प्रकार की छाया पड़ी है, किस ग्रंथों की छाया पड़ी है। इस बात को पंडित पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया, पर साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी के गृहीत भावों में को अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया गया है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत सा अंग भंग किया है और कहीं कहीं गणंत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा ये दोष से बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर स्मर के लिए समर ककय ऐसे कुछ विकृत रूप मिलेंगे। देखिए आचार्य शुक्ल का व्याकरण कितना बेजोड़ है कि वह शब्दों को बोलचाल की भाषा को पकड़ रहे हैं। जो आचार्य शुक्ल हैं ये जो भाषा है ब्रज है और वो कहीं ना कहीं भोजपुरी क्षेत्र से अपना ताल्लुकात रखते थे, मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे और खड़ी बोली में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो ये सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए आचार्य शुक्ल का इतिहास आज भी मील का पत्थर है। जो यह भी नहीं जानते कि क्रांति को संक्रमण अपसक्रोन भी कहते हैं। अच्छ साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द है, रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है। सोन जाई शब्द स्वर्ण जाति से निकला है। जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्त का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रज भाषा में पिछानना रूप ही आता है। खटकती का रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। यदि 50 शब्द उनकी समझ में न आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष है। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सच्चाई नहीं लिखी, पर नक्षिक नायिका भेद खट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने ये दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसीलिए हमने बिहारी के रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकता रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए कि जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर हृदय के अंतरस्थल में प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर
स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रही। यदि घुले हुए भावों का आभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते, मार्मिक प्रभाव का विकार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं बन पड़ता। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। यह आखिरी का कोटेशन नेट जेआरएफ की परीक्षा में भी पूछा गया है, तो इस कोटेशन को आप नोट करें। और यहाँ पे कविवर बिहारी संपूर्ण होते हैं। वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। इस चैनल पर सब्सक्राइब करके आप सभी लोग अपना सपोर्ट ज़रूर करें, आगे अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। परीक्षा का माहौल है, आगे के 3-4 महीने बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, इसीलिए आप स्वयं भी पढ़ें और अपनी अच्छी तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।